हेलो। चैप्टर नंबर 1 में आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी विजन के बारे में और मिशन के बारे में, डिटेल में बात की थी। उसी मिशन के अंदर मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, व्हाट इज आवर मिशन एंड व्हाट बिजनेस आर वी इन। पीटर ड्रकर एक बहुत बड़े मैनेजमेंट एक्सपर्ट थे। उन्होंने कुछ बातें बताई कि हमारे बिजनेस का जो फर्स्ट स्टेप होता है, द फर्स्ट स्टेप इन बिजनेस प्लानिंग एंडेवर, एवरी बिजनेस फर्म मस्ट क्लैरिफाई द मिशन। कि बिजनेस प्लानिंग का पहला जो फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप क्या था, विजन एंड मिशन। तो भैया मिशन बताओ, तुम्हारा मिशन क्या है, कॉर्पोरेट मिशन क्या है, ठीक है। और डिफाइन करना पड़ेगा एक्यूरेटली कि आपका बिजनेस क्या है। व्हाट बिजनेस आर वी इन, प्रेजेंट में हमारा बिजनेस क्या है और यही बिजनेस क्यों और किस तरीके से ये बिजनेस आपको आपकी विजन अचीव करने में हेल्प करेगा। तो ये डिफाइन करना बहुत जरूरी है। एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। द की हम फर्म शुड रेज एंड आंसर क्वेश्चन टू बेसिक क्वेश्चन। एक्सप्लेन करना है, हम आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आपको उसको एक्सप्लेन करना है, तभी आपकी बिजनेस प्लानिंग बनेगी, नहीं तो नहीं होगी। कहता है सर ये बेसिक क्वेश्चंस क्या है, व्हाट इज आवर मिशन, हमारा मिशन क्या है। जब भी प्लानिंग करो तो पहले एक क्वेश्चन आपको खुद से रेज करना चाहिए और आपको इसका जब तक आंसर ना मिले तब तक प्लानिंग शुरू नहीं करनी चाहिए। आपका अल्टीमेट पर्पस क्या है, व्हाट डू वांट टू बिकम, हम क्या बनना चाहते हैं। व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ डू वी सीक, व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ तो ग्रोथ ही होते हैं ना। दो तरह की ग्रोथ होती है, एक होती है नॉर्मल ग्रोथ, एक होती है एग्रेसिव ग्रोथ। नॉर्मल ग्रोथ मतलब हम थोड़ी थोड़ी स्टेप बाय स्टेप, इसको इंक्रीमेंटल ग्रोथ भी बोलते हैं। स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ का बाद थोड़ी थोड़ी ग्रोथ, इसको इंक्रीमेंटल बोलते हैं। और एक होती है ड्रास्टिक ग्रोथ, एग्जांपल लिख देता हूं मैं। इंक्रीमेंटल मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रोथ, और एक होती है ड्रास्टिक, ड्रामेटिक या ड्रास्टिक, बड़ी ग्रोथ, ह्यूज ड्रास्टिक ग्रोथ। दो अलग अलग तरह की ग्रोथ होती है, ठीक है। इंक्रीमेंटल होती है स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रोथ, स्मॉल, और ड्रास्टिक होती है बिग, बड़ी ग्रोथ चाहिए। तो बड़ी ग्रोथ चाहिए तो बड़ा हाथ भी मारना पड़ेगा बेटा, बड़े एफर्ट करने पड़ेंगे। ओके, व्हाट बिजनेस आर वी इन, अभी हमारा प्रेजेंट बिजनेस क्या है, प्रेजेंट बिजनेस, ठीक है। whom डू वी इंटेंड टू सर्व, कस्टमर, आपका कस्टमर कौन है। अभी जैसे आपने पिच सुनी होगी जो मैंने आपको लिंक भेजा है, उस पिच के अंदर क्या कहते हैं, आपका कस्टमर कौन है। कहता मेरा कस्टमर वो है जो हेल्दी, भाई खाना खाने की क्रेविंग भी उनको अच्छी चाहिए, कि क्रेविंग बड़ी अच्छी हो रही है तो कुछ अच्छा खाना है, और खाना भी हेल्दी है। तो ये दोनों बड़ी चीज अपोजिट होगी ना, कि छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है बट मैं डाइट पे भी हूं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बट इन्होंने कहा कि हमारा प्रोडक्ट उन कस्टमर को टारगेट करेगा जो खाना भी हेल्दी चाहता है और बट खाना भी टेस्टी चाहता है। तो ये आपके कस्टमर कौन है, तो हमारे कस्टमर लग्जरियस कस्टमर है, जो हेल्थ के ऊपर ध्यान देते हैं और पैसा खर्च करने के लिए तैयार है बेटा। ओके, उसके बाद में व्हाट ह्यूमन नीड डू वी नीड, आपकी नीड क्या है, ठीक है। ओके, और यही पर्टिकुलर बिजनेस क्यों, यही बिजनेस क्यों, कोई और बिजनेस क्यों नहीं, यही क्यों करना चाहते हो आप, कोई और बिजनेस क्यों नहीं करना चाहते, ठीक है। अब जैसे उससे पूछा कि उसने कहा कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मुझे नहीं लगता कि आपकी ग्रोथ इतनी ज्यादा हो पाएगी। तो उसने क्या, उसके बाद उसने आंसर किया था अभी तो हम मार्केट क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। अभी हम इस बिजनेस में इसलिए कि स्टार्टिंग है, धीरे धीरे हम अपने बिजनेस को आगे लेके जाएंगे। ठीक बात है सर। बिजनेस इन फ्यूचर, पर्टिकुलर बिजनेस में अभी क्या हो और आगे अपने बिजनेस को आप कहां देख रहे हो, ठीक है, बिजनेस में क्या होने वाला है, एटसेट्रा। ये कुछ बेसिक आंसर है बेटा। जब तक इन बेसिक क्वेश्चन का आंसर ना हो आपकी कभी भी प्लानिंग बन ही नहीं सकती। आपका मिशन क्या है, आपका बिजनेस क्या है, आप अपने बिजनेस को कहां लेके जाना चाहते हो, ग्रोथ स्मॉल चाहिए या ड्रास्टिक चाहिए, कौन सा कस्टमर है जिसको टारगेट करना चाहते हो, एटसेट्रा। ये 5-6 क्वेश्चन याद कर लो, याद हो जो सारे याद हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन तो आने से रहेंगे, तो बेसिकली ये याद कर लेना, व्हाट इज बिजनेस और व्हाट डू वी वांट टू बिकम, ठीक है। ये बहुत इजीली याद हो जाएंगे। अभी प्रेजेंटली हमारा बिजनेस क्या है, हमारा कस्टमर फोकस कौन है, ठीक है, हम अपने बिजनेस को फ्यूचर में कहां देखते हैं। ये 5 बातें याद कर लो, याद हो गया, ठीक है। आगे, मिशन इज द ग्रैंड डिजाइन ऑफ फर्म फ्यूचर। अब देखो ये लाइन कंफ्यूजिंग है सर। अभी कल तक आप कह रहे थे कि फ्यूचर का मतलब विजन, और अब आप कह रहे हो मिशन इज द ग्रैंड डिजाइन ऑफ फर्म फ्यूचर।
ये दोनों वर्ड थोड़े अपोजिट नहीं है, मैंने क्या बताया था कल, विजन कम्स विद मिशन। सिर्फ आपकी एक ड्रीम है, सोच है, और वहां कैसे जाना है इसके लिए आपके पास कोई पाथ नहीं है, तो बेटा वो सिर्फ ड्रीम ही है, फिर वो आपकी विजन नहीं है। एक कहते हैं ना बंदा विजनरी है, सुना है कभी वर्ड कि बड़ा विजनरी बंदा है, क्या मतलब होता है इसका, दूर की सोचता है। ये थोड़ी बोलते बंदा बड़ा ड्रीमी है। विजनरी का मतलब क्या होता है, उसकी जो सोच है ना दूर की, वो उसके पास एक पाथ भी है कि मैं यहां तक जाऊंगा कैसे। तो बेसिकली इट इज नॉट अ डिजाइन, इट इज अ ग्रैंड डिजाइन ऑफ फ्यूचर, कि मुझे फ्यूचर में कहां जाना है और कैसे जाना है। ठीक है, वेयर वी वॉन्ट टू गो एंड हाउ। ये जो चीज है ना, हाउ, कैसे, ये है आपका मिशन। तो जब तक ये मिशन नहीं होगा तब तक आपका डिजाइन पूरा नहीं होगा, आपका डिजाइन अधूरा है। पैनोरामिक व्यू होनी चाहिए, डिटेल्ड व्यू, पूरी डिटेल दो कि वहां पर पहुंचोगे कैसे। बात सही है। तो बेसिकली हर कोई क्या करना चाहता है, ग्रोथ करना चाहता है बेटा। एम्बिशन का मतलब क्या होता है, इच्छा, इंटेंशन, हर कोई चाहता है। कॉर्पोरेट मिशन हर किसी का क्या होता है, ग्रोथ करना। कोई ये सोचता है क्या कि बाप के पास पैसा होता है ठंडे करने मेरे को, तो बाप के पैसे, कि मेरा मिशन तो बाप के पैसे ठंडे करना है, ऐसा तो नहीं है ना। हर कोई क्या करना चाहता है, ग्रोथ। ऑब्वियस सी बात है। इट इज इन फैक्ट फर्म फ्यूचर विजुअलाइज्ड, कि हमारे फर्म को एक विजुअल, विजुअल मतलब एक प्रेजेंटेशन देनी है कि कैसे। ठीक है, ये ड्रामेटिक, ड्रामेटिक मतलब वहां पर पिछले पेज पे पैनोरामिक लिख रखा था, यहां पर ड्रामेटिक लिख दिया, वाइड, वाइड व्यू। ठीक है, व्हाट द कंपनी वांट्स टू बिकम, ये वो ड्रीम है, जो विजन है, इसको क्रिस्टलाइज कैसे करोगे। क्रिस्टलाइज मतलब अचीव कैसे करोगे। आपने ये तो बता दिया मैं ये बनना चाहता हूं, हाउ, कैसे, रास्ता, हाउ, ये बताओ। ये बेसिकली कलरफुल स्केच है। अब यहां पर कलरफुल बोल दिया, ड्रामेटिक बोलो, कलरफुल बोलो, प्रेजेंटेशन बोलो, पैनोरामिक बोल लो, बात एक ही है। ऑफ हाउ, अब जहां हाउ आ गया, मिशन है, कैसे करोगे भाई। हाउ द फर्म वांट इट्स फ्यूचर टू लुक इररिस्पेक्टिव ऑफ करंट पोजीशन। करंट पोजीशन को छोड़ दो, फ्यूचर में हम अपने आप को कहां देखते हैं, दैट इज कॉल्ड विजन, और वहां पर हम कैसे जाएंगे वो मिशन होता है। ठीक बात है। इन अदर वर्ड, मिशन इज अ ग्रैंड डिजाइन ऑफ फर्म फ्यूचर। कोई दिक्कत इसमें। इट सर्व्स एज ए जस्टिफिकेशन फॉर फर्म्स एग्जिस्टेंस। हमारी फर्म आज आज जो बिजनेस कर रही है वो क्यों कर रही है, वो क्या होना चाहिए, वो आपके मिशन का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है ना। मिशन एम्पलीफाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पलीफाई, डिस्क्राइब करना, डिस्क्राइब्स। मिशन डिस्क्राइब व्हाट ब्रिंग्स द फर्म टू दिस बिजनेस, व्हाई दिस बिजनेस, व्हाई, यही बिजनेस क्यों, कोई और बिजनेस क्यों नहीं। समझ आ रहा है आगे। इन अदर वर्ड्स, मिशन सर्व एज अ जस्टिफिकेशन फॉर फर्म्स प्रेजेंस एंड एग्जिस्टेंस, कि मेरी फर्म यहां पर क्यों है, हम ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं, कोई और बिजनेस क्यों नहीं। क्लियर है। टेस्ला, अब टेस्ला बताओ क्या बनाती है, ईवीज, बट सैटेलाइट भी तो है उनके पास। उनकी क्या तैयारी है, मंगल ग्रह पे बस्ती बनाने की तैयारी है। ठीक है, बातें बहुत करते हैं कि मंगल ग्रह पे हम बस्ती बना देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट ये जो टेस्ला का फाउंडर कौन है, एलन मस्क, पागल इंसान है बेटा। उसने बस बना दी है, स्पेस शटल, पूरी बस बना रखी उसने, कि मैं अंतरिक्ष में लेके जाऊंगा लोगों को घुमाने के लिए, जैसे बस होती है ना घूमने के लिए, कि हम पहाड़ों पे जा रहे हैं, हम कहीं और जा रहे हैं। उसने वो बना रखी है सैटेलाइट, सॉरी सैटेलाइट नहीं, एक रॉकेट बना दिया वहां पर जाने के लिए, सैटेलाइट है बेसिकली, हाँ रॉकेट बना दिया एक तरीके से, और वो बस है बेसिकली। इसको क्या बोला उसने, स्पेस शटल, इसने क्या बना रखा है, स्पेस शटल, और इसके लिए कंपनी बना रखी है स्पेस एक्स। इसका विजन क्या है, मंगल ग्रह पे बस्ती बनाऊंगा, मंगल ग्रह पे लोगों को बसाऊंगा, और फिर लोगों को ट्रैवल करा के लाऊंगा, धरती पे तो बहुत घूमने में, तुम्हें अंतरिक्ष में घुमाऊंगा। तो वो आज प्रेजेंट में क्या बना रहा है, स्पेस शटल बना रहा है, और बुकिंग भी स्टार्ट कर रहा है कि आ जाओ भैया। और इस बुकिंग में कौन जाएगा, अपने जैसे लोग, करोड़पति, अरबपति, करोड़पति भी नहीं, अरबपति खरबपति लोग बेटा, क्योंकि एक बार का ट्रेवल आने जाने खर्चा बहुत लगेगा। तो ये उसका उस बिजनेस की विजन है। कार का बिजनेस अलग है उनका, स्पेस शटल का बिजनेस अलग है। तो कहते भाई ये क्या बना रहा है, ये क्यों बना रहा है स्पेस शटल, कहते क्योंकि लोगों को वहां घुमाने लेके जाऊंगा।
कहता है बहुत दूर की बात है, क्या बहुत दूर की बात है, बट मेरे पास उसका क्या है, डिजाइन है कि कैसे। टेक्नोलॉजी के मामले में वो सबसे आगे है। पॉइंट समझ में आ रहा है? मिशन इज मार्केट ओरिएंटेड। मिशन का हमेशा फोकस किस पे होता है? मार्केट पे। मतलब आप क्या बिजनेस कर रहे हो और आप क्या प्रोडक्ट बेचोगे और किसको बेचोगे, टारगेट कस्टमर कौन है आपका। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट आस्क एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है जो हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप से पूछना चाहिए, और वो क्वेश्चन क्या है? व्हाट बिजनेस आर वी इन। हम किस बिजनेस में हैं, और ये आपका क्या होता है? मिशन। ठीक है। आंसर शुड हैव मार्केटिंग पर्सपेक्टिव। मैं कहता हूं कि किसी ने आपसे पूछा कि आप क्या बेचते हो, कहता जूस। जैसे मान लो कोई जूस सेलिंग कंपनी है, कहता आप क्या बेचते हो, कहता जूस। कहता ना, ये आंसर तो बड़ा गलत हो गया। मार्केटिंग ओरिएंटेड आंसर सुन के सामने वाले को अच्छा लगे कि मैं क्या बेचता हूं, मैं हेल्दी हेल्दी जूस बेचता हूं जो आगे की हेल्थ को क्या करता है, ठीक करता है। ठीक है। जैसे ऑयल कंपनी से पूछते आप क्या बेचते हो, कहते तेल। कहते नहीं, ये नहीं बोलना है। ठीक है। जैसे इंडियन ऑयल है, इंडियन ऑयल क्या करती है, वो गैस सिलेंडर भी बेचती है, तो वो क्या कहती है, हम क्या बेचते हैं, गैस सिलेंडर। कहता नहीं, हम एक फ्यूल बेचते हैं जो एनवायरमेंट को क्या नहीं करता, नुकसान नहीं करता। जो कोयला वगैरह होता है वो भी तो फ्यूल है, बट वो एनवायरमेंट को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो हम इको फ्रेंडली फ्यूल प्रोवाइड करते हैं। कार, अब एक कंपनी से पूछते हो भाई साहब क्या करते हो, कि आपका प्रेजेंट बिजनेस क्या है, कार बेचते हैं। कहता है ऐसा नहीं बोलते भाई, कार तो सारे बेचने बैठे हैं। तुम्हें इस इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप क्या दिखेगी, जब तुम थोड़ा सा अच्छे से बोलोगे। तो कहता हम कार नहीं बेचते, हम क्या बेचते हैं, सेफ व्हीकल बेचते हैं। सेफ व्हीकल बेचते हैं। ट्रेन, कहते हैं इंडियन रेलवे से पूछते भाई क्या आपका क्या बिजनेस है, ट्रेन का बिजनेस है। कहता नहीं भाई, सस्ता, सेफ और फास्ट ट्रांसपोर्ट हम लोगों को क्या प्रोवाइड करते हैं। ट्रेन सस्ती पड़ती है, ट्रेन फास्ट भी होती है, और बाकियों से सेफ भी है। क्योंकि पटरी के रास्ते में कौन आएगा भाई, ट्रेन के रोड के रास्ते में तो कोई और व्हीकल भी आ सकता है, कोई जानवर भी आ सकता है, रात को देख के चलाना पड़ता है कि सामने से कोई व्हीकल ना जाए। ट्रेन में हम लेटे होते तो आराम से जाते हैं ना, ट्रेन में सो के जा सकते हैं ना। हाँ, तो ये होता आंसर। आपका जो आंसर होता है ना वो मार्केट ओरिएंटेड होना चाहिए। ठीक है। एंड शुड नॉट बी रीस्टेटेड टू प्रोडक्शन। आपको ये नहीं बताना मैं क्या बेच रहा हूं, ना 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 ना, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। नॉट टू बी रीस्टेटेड टू प्रोडक्शन, मैं क्या बेच रहा हूं, व्हाट आई एम सेलिंग, व्हाट आई एम सेलिंग, नहीं नहीं, मैं क्या बेच रहा हूं ये नहीं पूछा। मार्केट ओरिएंटेड आंसर होना चाहिए कि आप कस्टमर को कैसे खुश खुश रख रहे हो, कस्टमर को आप क्या सॉल्यूशन दे रहे हो। आप कस्टमर को ट्रैक कर रहे हो, तो ये बताओ आपका प्रोडक्ट कस्टमर की किस तरह की प्रॉब्लम को सोल्व करेगा, तभी तो कस्टमर तुम्हारे पास आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? देखो अब क्या लिखा हुआ इसमें, जैसे टेबल दे रखी है इंडियन ऑयल। अब दो कह दिए ना, एक तो होगा प्रोडक्ट ओरिएंटेड आंसर कि मैं क्या बेच रहा हूं, क्या मैं भैया ऑयल बेचता हूं और गैस बेचता हूं। इंडियन ऑयल क्या करती है, तेल बेचती है और सिलेंडर बेचती है। मार्केट ओरिएंटेड आंसर क्या है, सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी। पॉइंट समझ में आया? इंडियन रेलवे क्या कहते हैं, किस चीज का बिजनेस है, ट्रेन का। कभी पागल हो गया, ये तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड आंसर हो गया। हमारा प्रोडक्ट क्या है, कस्टमर ओरिएंटेड क्या है, वी ऑफर ट्रांसपोर्टेशन एंड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और मटेरियल हैंडलिंग मतलब मालगाड़ी भी आती है ना। और लैक्मे, लैक्मे क्या बेचती है बताओ, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, वी मेक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। कहता ना, ये आंसर नहीं हुआ, वी सेल होप, हम उम्मीद बेचते हैं। ठीक है। अच्छा, मेकअप करके क्या उम्मीद होती है आपकी, कोई मेकअप खूबसूरत, तो बेसिकली हम आपको होप बेच रहे हैं कि आप सुंदर दिख रहे हो। कोई मेकअप करता है तो क्यों करता है, अब लड़का मेकअप क्यों नहीं करता, हमें सुंदर दिखना ही नहीं होता। ठीक है, हम तो रफ एंड टफ होते हैं, हमारी आधार कार्ड पे जो फोटो होती है और जो इंस्टाग्राम पे फोटो होती है सेम होती है। और लड़कियां देखना, जो क्लास में बैठी होती है, जो पार्टी होती है, उनमें शक्ल बिल्कुल चेंज हो जाती है। हमें तो कोई ये कहे ना कि चल शादी में चलेगा, कि हाँ मैं चल चल मैं शाम को नहा के फिर आता हूँ। नहा के क्यों आ रहा है, तेरे बाप की शादी है, नहाने की भी क्या जरूरत है, पागल है, बाल बाल और चल, और नहीं तो इसकी भी क्या जरूरत है। ठीक है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका जो आंसर हो ना वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए कि क्या बेच रहे हो। मैं ये नहीं पूछ रहा व्हाट बिजनेस आर इन, मतलब क्या बेच रहे हो, आपका कस्टमर फोकस क्या है, कस्टमर को ट्रैक कैसे करोगे आप, मार्केट ओरिएंटेड आंसर होना चाहिए आपका। पॉइंट सब में आ गया? ओके।
उसके बाद आया टॉपिक अपना गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। अच्छा, इसका डायग्राम तो बनवा दिया था ना मैंने आपको, विजन फ्यूचर डेस्टिनेशन। हाँ, एक डायग्राम बनाया तो था, कुछ पिछले पेज पे बना लिया था ना। हाँ, ये रहा। ठीक है, ठीक है। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब विजन सेट हो गई, मिशन सेट हो गया। अब इसको किस में ट्रांसलेट करना है? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव में। ट्रांसलेट विजन एंड मिशन इनटू गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। एक ही बात है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव एक ही बात है, ठीक है, सिनोमियस है। ऑब्जेक्टिव आर सिनोमियस विद गोल। हालांकि कुछ स्ट्रेटजिस्ट ने क्या कहा है कि इन दोनों में फर्क है, जनरली ये क्या है, सेम है। अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या है बताओ? डिस्टिंग्यू। अगर मैं इनको डिस्टिंग्यू करूं तो क्या डिफरेंस है? गोल्स आर ओपन एंडेड एट्रीब्यूट्स। सबसे पहले एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स। ओपन एंडेड का मतलब क्या हुआ? जिसमें चेंजेस पॉसिबल है, जो चीजें फिक्स नहीं होती, जिसमें क्या हो सकती है, चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, ओके। एंड दैट डिनोट फ्यूचर स्टेट, हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, आउटकम क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका सेल का टारगेट, कि हमें अपनी सेल क्या करनी है, बढ़ानी है, ये हमारा गोल है, हमने अपनी सेल बढ़ानी है, ग्रोथ करनी है, गोल हो गया। ऑब्जेक्टिव जो होता है वो क्या होता है? क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड एट्रीब्यूट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज एंडेड? जिसमें ज्यादा चेंजेस ना किए जाए, यानी कि इन सिंपल वर्ड मोर स्पेसिफिक। जब चीजें क्या होती है, ज्यादा स्पेसिफिक होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव वर्ड बड़ा है, तो बेसिकली बड़ी बात। आपने कहा कि आपको सेल बढ़ानी है, कितनी? 20%। कितने टाइम में? अगले साल तक। हमने कहा कि हमें अपना टर्नओवर डबल करना है, तो ये क्या गोल है? कितने टाइम में? 5 साल में डबल करना है। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव हो गया, तो मोर स्पेसिफिक, ठीक है। जैसे अभी वो शार्क टैंक में जो पिच सुनते हो, तो उनसे क्या पूछते हैं कि इस साल आपका टर्नओवर कितना है, और फिर वो बताते हैं कि हमें एक्सपेक्टेड है कि अगले साल तक हम अपना टर्नओवर इतना ले जाएंगे, तो वो क्या है? ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है। तो गोल और ऑब्जेक्टिव में जनरली कोई फर्क नहीं होता, बस सिर्फ ये है कि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, इतनी बात है। जनरली इनमें कोई फर्क नहीं होता। डिस्टिंक्शन इज नॉट मेड बाय सेवरल थियोरिस्ट, कि दोनों कहते हैं कि सेम बात है, इंटरचेंजेबली आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। इन सिंपल वर्ड ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, अब यहां से स्टार्ट हो जाती है कहानी, कि ऑब्जेक्टिव और गोल वैसे जनरली क्या होते हैं, इंटरचेंजेबली यूज करने वाले वर्ड होते हैं। तो हम पूरे चैप्टर में या पूरे आगे तक के अंदर एसएम के बाकी जितना भी सिलेबस रह गया, सब में हम गोल और ऑब्जेक्टिव को क्या मान के चलेंगे? एक ही वर्ड मान के चलेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव होते क्या है बेसिकली? ये कहता है कि ऑब्जेक्टिव जो होता है वो हमारा परफॉर्मेंस टारगेट होता है, ठीक है, कि हमें क्या परफॉर्म करना है, और अगर ये हमारा टारगेट है बेसिकली, तो हम अपने टारगेट के पास पहुंच गए तो इसका मतलब हम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। हम अपने टारगेट से दूर है तो इसका मतलब हमारी परफॉर्मेंस में कमी है, हम उस कमी को ढूंढेंगे और उस कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो जरूरी है ना, अगर मैं कोई काम परफॉर्म कर रहा हूं तो मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि मेरी परफॉर्मेंस अप टू मार्क चल रही है या मेरी परफॉर्मेंस वीक चल रही है। अगर अप टू मार्क चल रही है तो इसका मतलब मैंने जो स्ट्रेटजी बना रखी है वो सही है, और मुझे इसी के अकॉर्डिंग चलना है, आगे भी इसी रास्ते पे बढ़ना है। बट जहां उसको फील हुआ कि नहीं नहीं कुछ कमी है, तो रुक जाओ और अभी देखो कमी क्या है, और आगे तब तक मत बढ़ो जब तक ये कमी दूर ना कर दो। कि जब तुम्हें लग रहा है कि तुम गलत रास्ते पे हो, तो उस रास्ते पे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। समझ में आई बात? तो यही चीज यहां कह रखी है कि बेसिकली परफॉर्मेंस टारगेट होते हैं, किस लिए? ताकि हम इवेल्युएट कर सके अपनी परफॉर्मेंस को, कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, गुड और बैड। गुड है तो चलते जाओ, बैड है तो इसका मतलब रुको भैया, सोचो कहां गड़बड़ हो रही है, और वो गड़बड़ जब तक दूर नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ना आपको। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ऑब्जेक्टिव आर परफॉर्मेंस टारगेट, जिसको हम क्या करना चाहते हैं, इट वांट टू अचीव। प्लान्स आर मेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। प्लान क्यों बनाए जाते हैं? ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। दे फंक्शन एज यार्ड स्टिक, दे फंक्शन एज यार्ड स्टिक फॉर ट्रैकिंग द प्रोग्रेस या परफॉर्मेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यार्ड स्टिक? कभी सुना है यार्ड स्टिक्स? नहीं पता? चलो, यार्ड स्टिक का मतलब मेजरमेंट करने का टूल। वैसे यार्ड स्टिक का मतलब क्या होता है? पतवार। जो नाव होती है ना उसके साथ में पतवार होती है, बताओ क्या करता है वो? डायरेक्शन देता है कि मैं नाव को किस दिशा में लेके जाऊं, वो उसको आगे बढ़ाता है। अगर आपके पास पतवार नहीं है
तो जिस दिशा में पानी बह रहा है नाव उसी दिशा में चल जाएगी, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और अगर पानी अगर स्टेबल है, तालाब वगैरह में हो, तो वो नाव वहीं खड़ी रहेगी। ठीक है, तो यार्ड स्टिक क्या करती है, कंट्रोल करने में हेल्प करती है, आपको एक डायरेक्शन देती है, उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करती है। ये उसी चीज की बात कर रहा है। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव किस लिए होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आर मेजरमेंट टूल, ये मेजरमेंट टूल होते हैं, मेजरमेंट टूल्स टू ट्रैक या मेजर दी प्रेजेंट परफॉर्मेंस, कि हमारी प्रेजेंट परफॉर्मेंस क्या है। सिंपल है, हर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं। अच्छा, परसूट ऑफ ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसूट, चेज, चेज का मतलब क्या होता है, पीछा करना। ठीक है, किसी चीज को आप पीछा करना, हाँ एक तो ये वर्ड भी होता है। ठीक है, हम ऑब्जेक्टिव का पीछा करते हैं या किसी को पाने की चाहत भी क्या कहलाती है, परसूट, पाने की चाहत। कहते क्या कर रहे हो बेटा, सीए परसू कर रहा हूं, क्या वर्ड होता है, सीए परसू कर रहा हूं। आई एम डूइंग सीए नहीं होता, आई एम परसुइंग सीए। क्यों परसू क्यों बोला, क्या आप सीए को चेज कर रहे हो, कौन सा सीए जिसके पीछे जा रहे हो भाई कहता नहीं, परसुअत का मतलब क्या होता है, पाने की चाहत। एक वर्ड आपने सुना होगा, परसूट ऑफ हैप्पीनेस, परसूट ऑफ हैप्पीनेस वर्ड सुना है, एक नोवेल आई थी बेटा, इसके ऊपर मूवी भी आई थी, बड़ी जबरदस्त मूवी है, इंग्लिश मूवी है, बहुत जबरदस्त मोटिवेशनल मूवी में आती है। तो उस मूवी के लास्ट में क्रक्स है, हर कोई क्या बनना चाहता है, खुश बनना चाहता है, हैप्पी बनना चाहता है लाइफ में, परसूट ऑफ हैप्पीनेस। कहता है हैप्पीनेस एक ऐसी चीज है जिसको अचीव नहीं किया जा सकता, लास्ट में कहते हैं हैप्पीनेस को सिर्फ क्या किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, उसकी सिर्फ चाह हो सकती है, बट ये कोई चीज नहीं है जिसको हम अचीव कर ले। चलो जो भी है, परसूट ऑफ ऑब्जेक्टिव इज एन अनएंडिंग प्रोसेस। अनएंडिंग प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं, जैसे ही पहला ऑब्जेक्टिव खत्म होगा दूसरा शुरू। अभी जैसे क्या कहा, अगले साल का टर्नओवर का टारगेट कितना है, कहता अगले साल हम टर्नओवर 25% बढ़ा देंगे। तो जब अगले साल का टारगेट अचीव हो जाएगा तो फिर उससे अगले साल का, तो ऑब्जेक्टिव कभी खत्म नहीं होते। क्यों, एक ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ, दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, हम किस पे चल रहे हैं, मिशन पे। मिशन में क्या होते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होते हैं। और फिर जब हम मिशन अचीव कर लेंगे तो इसका मतलब हम कहां बढ़ रहे हैं, अपनी विजन की तरफ। विजन जो होती है ना वो 10 साल 15 साल 20 साल की होती है। ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। 6 महीने का ऑब्जेक्टिव क्या है, अगले महीने का ऑब्जेक्टिव क्या है, 1 साल का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो साल दर साल चलेंगे तो हम कहां जा रहे हैं, अपनी विजन की तरफ जा रहे हैं। पॉइंट समझ में आ गया। तो ये अनएंडिंग प्रोसेस होती है। दे प्रोवाइड मीनिंग एंड सेंस ऑफ डायरेक्शन, इन सिंपल वर्ड दे प्रोवाइड डायरेक्शन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटीज आर डिजाइन, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है, कौन सी मैनेजमेंट रखनी है हमें, कौन टॉप मैनेजमेंट में होगा, कौन मिडिल मैनेजमेंट में होगा, कौन लोअर पे होगा, और जो भी एक्टिविटी हम डिजाइन करते हैं और जो रिसोर्स एलोकेट करते हैं वो सब किसके चारों तरफ होता है, किसको देख के बनाया जाता है, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल आपका ऑब्जेक्टिव ग्रोथ है, तो मुझे बताओ पैसा कम चाहिएगा ज्यादा चाहिएगा, ज्यादा चाहिएगा। प्रोडक्शन कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी नहीं बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। मार्केटिंग के ऊपर एफर्ट्स क्या करने पड़ेंगे, ज्यादा। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्टिविटीज होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऑब्जेक्टिव पे। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, एग्जांपल, अगर आपका ऑब्जेक्टिव ग्रोथ करना है, एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर ग्रोथ करना है तो आपको रिसोर्स, फाइनेंस, प्रोडक्शन, मैन पावर ज्यादा चाहिए। भैया ये ज्यादा चाहिए, नहीं तो कैसे अचीव करोगे इस ऑब्जेक्टिव को। समझ में आई चीज। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी स्ट्रक्चर होता है और जो भी एक्टिविटी होती है वो किसको देख के सेट की जाती है, ऑब्जेक्टिव। इन सिंपल वर्ड ऑब्जेक्टिव से डायरेक्शन सेट होती है कि अब हमें क्या करना है। ठीक है ना, ओके। अब हमें क्या करना है, अब फ्यूचर में क्या करना है, मिशन एंड विजन। दे ऑल्सो एक्ट एज बेंचमार्क, ये बेसिकली क्या है, बेंचमार्क। बेंचमार्क का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड्स फॉर गाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी। बार बार वही वर्ड आ रहा है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या एक्टिविटी परफॉर्म की जाए और कब परफॉर्म की जाए, उसको कौन डायरेक्ट करता है, उसको डायरेक्ट करता है आपका ऑब्जेक्टिव, बेसिकली स्टैंडर्ड्स। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, दे इवेल्युएट दी परफॉर्मेंस। हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस गुड है, बैड है, एवरेज है
क्या है? कैसे पता लगेगा? परफॉर्मेंस टारगेट सेट करो। आपने परफॉर्मेंस टारगेट सेट किया, 100 करोड़ का टर्नओवर करना है, साल के एंड पे देखा एक्चुअल में कितना हुआ, 90%, 90 करोड़ का हुआ, तो कितने परसेंट कमी रहेगी? 10% कमी रहेगी। तो आपकी परफॉर्मेंस 10% कम है, तो अगली बार क्या करना पड़ेगा? थोड़े और एफर्ट करने पड़ेंगे, किस चीज में कमी रहेगी ढूंढो और अगली बार उस कमी को दूर करो ताकि आप अपना टारगेट अचीव कर पाओ। आपका टर्नओवर कितना है सर? 98 99 करोड़ के आसपास, मतलब टारगेट के काफी क्लोज पहुंच गए हम। तो अब मौका है कि हम इस टारगेट को बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। अगर बहुत कमी रहेगी तो टारगेट बढ़ाने की सोचें या फिर पहले वाली कमी को दूर करो? पहले तो पहले वाली कमी को दूर करो। अब किसी बच्चे के मान लो फाउंडेशन ही नहीं हो रहा, वो सोचा कि फाइनल की तैयारी कैसे करूंगा, तो भाई तो पहले फाउंडेशन तो क्लियर कर बेटा, पहले ये ऑब्जेक्टिव तो अचीव कर, वो आगे का ऑब्जेक्टिव है। ठीक बात है ना? ओके। करेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? ऑब्जेक्टिव विद स्ट्रेटेजिक फोकस रिलेट टू आउटकम। ऑब्जेक्टिव रिलेट टू आउटकम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटकम? चाहिए क्या, आउटपुट क्या चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब चाहिए क्या, इस साल क्या चाहिए, अगले महीने क्या चाहिए, अगले 3 सालों में क्या चाहिए, तो ये क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। अभी आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रुप 1 क्लियर हो जाए, ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ग्रुप 2 क्लियर हो जाए, फिर ऑब्जेक्टिव क्या होगा? आर्टिकलशिप मिल जाए अच्छी जगह पर। ठीक बात है ना? ऑब्जेक्टिव्स आर अनएंडिंग प्रोसेस। ठीक बात है ना? फिर मिशन सीए कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो मिशन सीए के बाद विजन मिल जाएगी, कहते नहीं, फिर ऑब्जेक्टिव क्या सेट होगा? नया मिशन क्या होगा? अब जॉब चाहिए, जॉब पे परफॉर्म करना पड़ेगा, अच्छा परफॉर्म करेंगे तो फिर प्रमोशन मिलेगा, और जब एक अच्छी पोजीशन पे आ जाएंगे तब आपकी विजन आपको अचीव होएगी, उससे पहले थोड़ी होएगी। ओके। ऑब्जेक्टिव जो है ये टू बी मीनिंगफुल सर्व द इंटेंडेड रोल, सर्व द इंटेंडेड रोल, ये हमें बताते हैं कि हमारा रोल क्या है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में हमारा रोल क्या है, मुझे क्या एक्टिविटी करनी है। ठीक है, मेन चीज ये है कि इसमें फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे पहले इट डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप विद एनवायरमेंट। डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप विद एनवायरमेंट। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? क्या आपका ऑब्जेक्टिव कभी भी एनवायरमेंट के अगेंस्ट हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। अगर आपका ऑब्जेक्टिव ग्रोथ करना है, ठीक है, अगर आप अपना ऑब्जेक्टिव ग्रोथ करना सेट करना चाहते हो, तो भैया ये तभी हो सकता है जब एनवायरमेंट में कोई अपॉर्चुनिटी नजर आए आपको और उसको एनकैश करने के लिए आपके पास क्या हो? इनफ स्ट्रेंथ भी हो। तभी ऑब्जेक्टिव ग्रोथ सेट कर सकते हो, नहीं तो ग्रोथ ऑब्जेक्टिव सेट नहीं हो सकता। इन सिंपल वर्ड, आपका ऑब्जेक्टिव एनवायरनमेंट के अगेंस्ट नहीं हो सकता। ये डिफाइन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस एनवायरनमेंट से क्या लेना देना है। ठीक है, ओके। फैसिलिटेट टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ विजन, मिशन एंड पर्पस। ये हमें किसकी तरफ लेके जाता है? हमारे मिशन की तरफ। मिशन के बाद किसकी तरफ लेके जा रहा है? बताओ, विजन की तरफ। यानी कि दैट इज ऑब्जेक्टिव मस्ट बी, ऑब्जेक्टिव मस्ट बी इन लाइन। इन लाइन मतलब अकॉर्डेंस टू मिशन एंड विजन। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है हमारे मिशन से या विजन से अलग नहीं हो सकता। जो इट इज अ बेस फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग? स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। अब बताओ, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन वाला जो डब्बा था तीसरे नंबर पर, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, उससे पहले क्या क्या डब्बे थे? पहला डब्बा क्या था? डिफाइन योर विजन एंड मिशन। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था? दूसरा क्या था डब्बा? सेट योर ऑब्जेक्टिव। उसके बाद स्ट्रेटजी बनती है बेटा। समझ में आ गई बात? ओके। अब देखो, अभी तक है ना इसमें कुछ मिला ही नहीं। मैं अगर बात करूं, सारी लाइनें याद कर, रट्टा मारनी होती है, वो डायग्राम अगर याद है तो सारी लाइनें वही है। क्या उसमें स्वोट था? ऑब्जेक्टिव के बॉक्स से पहले स्वोट था इंटरनल ऑडिट एंड, तो पहला पॉइंट यही आ गया। दूसरा क्या कर रहा है? ये किसकी तरफ है? ये किससे इनलाइन होना चाहिए? मिशन। मतलब पहले क्या सेट होएगा? विजन मिशन, और फिर क्या सेट होता है? ऑब्जेक्टिव। तो भैया पहले ऑब्जेक्टिव सेट कर लो, उसके बाद मिशन सेट होएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, ये पहले मिशन और उसको देखकर क्या बनता है? ऑब्जेक्टिव। और आपका ऑब्जेक्टिव आपके एनवायरमेंट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों लाइन वही है, डायग्राम में अगर याद है ना तो ये लाइन लिख लोगे। और तीसरी चीज क्या है? उसके बाद क्या बनती है? स्ट्रेटजी बनती है। तो स्ट्रेटजिक फॉर्मुलेशन का क्या है? बेस है। स्ट्रेटजी क्यों बनाई जाती है? टू अचीव दी ऑब्जेक्टिव। ओके,
इसके बेस पर हम परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते हैं। इसके बेस पर हम क्या करते हैं? परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस को मेजर करना कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। ये स्पेसिफिक होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव आर मोर स्पेसिफिक देन गोल। पॉइंट आया ना? हालांकि हम दोनों के लिए वर्ड क्या करते हैं? इंटरचेंजेबल यूज करते हैं, बट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? सिर्फ ये नहीं कि हमें ग्रोथ करनी है, हमें टर्नओवर बढ़ाना है। कितने टाइम में? कितना? इट मस्ट बी टाइम फ्रेम्ड, इट मस्ट बी टाइम फ्रेम्ड। मुझे सीए करनी है, बहुत अच्छी बात है, ये तो गोल हो गया, ठीक है। कितने टाइम में? ये भी तो बनाओ ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, ताकि आपके एफर्ट्स ज्यादा हो। ठीक बात है ना? ये मेजरेबल होने चाहिए बेटा, मेजरेबल होंगे तभी तो इवैल्यूएशन करूंगा। ये पॉइंट इससे कनेक्टेड है, ये मेजरेबल होना चाहिए। कंट्रोलेबल का मतलब जिसमें एडजस्टमेंट की जा सके, कम ज्यादा किया जा सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका आपका ऑब्जेक्टिव है कि मैं 1 महीने तक बिना सोए पढ़ूंगा। क्या ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है? क्या नींद पे आपका कंट्रोल है? 1-2 दिन की 3 दिन की बात करूंगा तो हो सकता है हो जाए, महीने सो सकते हो। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है बॉस कि मैं 1 महीने तक बिना सोए पढ़ूंगा। क्यों नहीं हो सकता? इट इज नॉट कंट्रोलेबल। तो जिस चीज पर कंट्रोल हो ना कि ये मैं कर सकता हूं, कैपेबिलिटी हो, तभी तो कंट्रोल होगा ना। जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, इसका मतलब उस चीज के लिए आप कैपेबल नहीं हो, वो कभी भी आपका ऑब्जेक्ट नहीं हो सकती। पॉइंट समझ में आया? तो ऑब्जेक्टिव मस्ट बी मेजरेबल और इट मस्ट बी कंट्रोलेबल। ओके, चैलेंजिंग। हमेशा ना जो आपकी कैपेबिलिटी है उससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे का ऑब्जेक्टिव रखना चाहिए। क्यों? इससे आपको पुश मिलेगा और बेटर। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मेरे दोस्त है कुछ जो जिम में जाते हैं। तो जिम में बॉडी बनाने के लिए जाते हैं वो, जैसे कुछ कुछ हेल्थ के लिए जाते हैं कि हमारा शरीर हेल्दी रहे। वो जॉगिंग वॉगिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं, बेसिक एक्सरसाइज करते हैं। कुछ जाते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, अच्छी बॉडी बनाने के लिए, बढ़िया शौक है उनका भाई। अब वो क्या करते हैं, मैं जब भी उनको देखता हूँ ना, जब पहली बार गया था देखने के लिए तो वो 10 किलो वाला डंबल उठा रहे थे। थोड़े दिन बाद गया तो 15 किलो का उठा रहे थे। उसके थोड़े टाइम बाद गया 20 किलो का डंबल उठा रहे थे, और वो डंबल उठाते हुए उनको पेन हो रहा था। मैं कहा ये क्या कर रहा है? बोला 20 का डंबल उठा रहा हूँ। मैं कहा जब ये नहीं उठ रहा तो वो 15 वाला उठा ले। कहते भाई ये 15 वाला तो मैं बहुत इजीली उठा लेता हूं। हमें कौन सा डंबल उठा रहा है जो हम इजीली ना उठा पाए? मैं कहता उससे क्या होगा? मैं इससे तो दर्द हो रहा है तेरे को। कहता ना इससे हमारी स्ट्रेंथ बिल्ड होती है। कहता 10 से 20 पे ऐसे ही आया हूं। अगर मैं 10 वाला ही कंफर्टेबली उठाता रहता तो मैं 20 पे कैसे आता? पॉइंट। पुश यूर सेल्फ, अपने आप को पुश करो। तो पुश कैसे होगा? जब वो चैलेंजिंग हो। जो आप चीज इजीली अचीव कर सकते हो वो कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा एफर्ट उसमें क्या लगे? ज्यादा लगे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव आपस में क्या होते हैं? कोरिलेटेड विद ईच अदर। जैसे मैंने आपको बताया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव और सेल डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव आपस में क्या होते हैं? कोरिलेट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? माल बनाना। और सेल्स डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? माल बेचना। तो मुझे एक बात बताओ, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला माल ही नहीं बना पाएगा तो सेल वाला बेचेगा क्या? तो इनके ऑब्जेक्टिव आपस में क्या होने चाहिए? कोरिलेटेड होने चाहिए। तो सेल डिपार्टमेंट वाला क्या करता है? प्रिडिक्शन करके देता है कि इस साल कितना टारगेट है माल बेचने का। तो वो कहता है इस साल मुझे 50,000 यूनिट बेचने का टारगेट है। तो ये किसको बताएगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताएगा कि इस साल मेरा 50,000 यूनिट बेचने का टारगेट है। तो इसका मतलब क्या है? तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला कहता है तेरा टारगेट है, तेरा ऑब्जेक्टिव है तो रख तेरे पास, मेरे को क्यों बता रहा है? अरे भाई इतना माल बना के रखियो, मैं तेरे को ये कहना चाह रहा हूं। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला कहता है अच्छा इतना माल बनाना है, मैं बना दूंगा। उसने 50,000 यूनिट बना दी, 50,000 यूनिट बिक भी गई, बट नुकसान हो गया बॉस। कहता कैसे? कहता भाई साहब आपने स्टोर तो चेक करा नहीं, इन्वेंट्री चेक करें, इन्वेंट्री में 20,000 यूनिट बनी पड़ी थी यार। तो कितनी बनानी थी? तो बताओ क्या कमी रह गई? इसने इन्वेंट्री मैनेजर से पूछा ही नहीं। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव आपस में क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। जहां आपने बात नहीं की, कनेक्शन नहीं बनाया, नुकसान हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। आपको कोस्टिंग जब पढ़ोगे तो उसमें एक बजटरी कंट्रोल टॉपिक आएगा। तो उसमें कहते हैं कि सारे बजट जो होते हैं ना वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। जैसे सबसे पहले सेल वाला बताएगा कि हमें कितनी यूनिट बेचने का टारगेट है, 50,000 यूनिट।
वो किसको बताएगा? प्रोडक्शन वाले को। अब प्रोडक्शन वाला क्या करेगा? उसको पता लग गया कि मुझे कितनी यूनिट बनानी है, 50,000 यूनिट बनानी है, बट वो सबसे पहले किससे बात करेगा? इन्वेंट्री वाले से। कितनी इन्वेंट्री पड़ी है? 20 पड़ी है, तो 50 चाहिए, तो 30 बनानी है। तो 30 को बनाने के लिए मेरे को कितनी मशीन की कैपेसिटी चाहिए, कितनी लेबर चाहिए? फिर वो किसको बताएगा? एचआर वाले को, भाई मुझे इतनी लेबर चाहिए। फिर एचआर वाला देखेगा इतनी लेबर है या नहीं है, अगर और अपॉइंट करने तो और अपॉइंट कर लेंगे। फिर वो रॉ मटेरियल वालों को बताएगा, प्रोडक्शन वाला, कि मुझे इतना रॉ मटेरियल चाहिए। अब वो देखेगा रॉ मटेरियल कितना पड़ा है और कितना परचेज करना पड़ेगा। फिर ये एचआर वाले और परचेज वाले किसको बताएंगे? फाइनेंस वाले को, हमें इतना पैसा चाहिए भैया, मेरे को लेबर अपॉइंट करनी, मुझे माल खरीदना है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए? आपस में कोरिलेटेड होने चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओ इकट्ठा। आपके बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी, सब डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव अलग अलग होते हैं, बट सबके ऑब्जेक्टिव एक ही मिशन पे आएंगे। पॉइंट समझ में आया? ओके। विद इन कॉन्स्ट्रेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्ट्रेंट? औकात, लिमिट, रिसोर्स। अब ये दोनों वर्ड है ना, थोड़े से अजीब लगेंगे, कंट्रोलेबल, चैलेंजिंग, और इसको मैं लिंक करता हूं, कंट्रोलेबल और चैलेंजिंग को, इससे। औकात में रहना जरूरी है। अब बताओ, औकात में रहना क्यों जरूरी है? ताकि वो ऑब्जेक्ट में कंट्रोल कर सको। कोई चीज अगर मेरी औकात से बाहर है तो क्या आप उसे कंट्रोल कर पाओगे? अच्छा, आपको स्कूटी चलानी आती है बेटा, गाड़ी गाड़ी चलानी नहीं आती, और गाड़ी चलाने के लिए बैठा दे तो कंट्रोल नहीं होगी सर, वो मुझसे कंट्रोल नहीं होगी और एक्सीडेंट हो जाएगा। सर मुझे मेरी लिमिटेशन पता है, मैं स्कूटी चला सकती हूं, मैं कार नहीं चला पाऊंगी। आप गाड़ी चलाते हो, कार चलानी आती है बेटा? ठीक आती है। और मैं आपको बस चलाने के लिए दे दूं तो उसमें भी तो 4 टायर है, उसमें भी स्टीयरिंग है, गियर वगैरह वही सिस्टम है, बट सर गाड़ी चलाने और बस चलाने में फर्क है, मैं बस कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तो जो आप अपनी लिमिट में हो, बट इसका मतलब फिर चैलेंजिंग कैसे हुआ? अपने आप को पुश करो। कार चलाना कब सीखोगे? जब कार चलाओगे। तो अपने आप को पुश करो। बाइक चलानी तो आपको आ गई, गाड़ी सॉरी व्हीकल चलाना तो आ गया, 2 व्हीलर। कहता है पुश करने का मतलब ये नहीं है कि सर औकात से बाहर चले जाओगे। पुश का मतलब क्या है? एक स्टेप आगे, एक स्टेप आगे। तो कार चलाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? कार चलानी सीखनी पड़ेगी। जब तुम्हें लगे कि मेरे को थोड़ी थोड़ी कार चलानी आ गई है, तब उस पे जाना है ना। मैं स्विमिंग सीख रहा था एक बार, मैं थोड़ी बहुत आती है, हल्की फुल्की स्विमिंग पूल में, कि कभी यार घूमने चले गए कोई होटल वगैरह में, वहां पर स्विमिंग पूल होता है ना, तो लोगों को है ना तैरता हुआ देखते हैं, हमारा भी मन करता था कि हम भी तैरे। बट जब तैरना नहीं होता तो पानी में क्या लगता है? डर लगता है। तो हम क्या करते थे, उस जहां पर पानी कम होता ना, 2 फुट होता, वहीं पे बैठ के यूं बैठे रहते थे, यूं यूं करते रहते थे। तो बड़ा अजीब सा लगता था। और बाकी लोग जो है 5 फुट पानी, 6 फुट पानी के अंदर आराम से बड़ा बढ़िया तरीके से तैर रहे होते थे। तो मैंने यहाँ पर स्विमिंग ज्वाइन कर ली, और स्विमिंग ज्वाइन कर ली तो मेरे को लगा कि स्विमिंग सीख लेंगे 1-1.5 महीने में, बट इतना आसान नहीं होता। ठीक है, वो कहते हैं फ्लैप करो, ऐसे करो, वो करो, वो सिखा रहे थे। भैया 1-1.5 महीने हो गए, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पानी में ढंग से ब्रीदिंग करना ही नहीं आ रहा था उस टाइम तो। फिर वो सिखा रहे थे एक दिन। तो एक दिन ना वहाँ पर एक अंकल आए हुए थे। अंकल बोला बेटा बहुत टाइम हो गया, वो अपने बच्चों को लेके आ रहे थे, ठीक है, छोटे बच्चे को स्विमिंग सिखाने के लिए। क्या आपको आई नहीं है अब तक? मैंने, अंकल जी 1 महीना हो गया, अभी तो ब्रीदिंग थोड़ी आई और थोड़ा बहुत हाथ पैर मारने आए हैं। बोला बेटा सही तरीका बताओ स्विमिंग का। मैं क्या? जोड़ में कूद जाओ, जोड़ में कूद जाओ। जब आपकी जान पे आएगी ना, डूबने लगोगे, तो हाथ पैर अपने आप मरना आ जाएगा। हम सब ने ऐसे ही सीखी है। गांव के अंकल थे। मैं, बहुत अच्छी बात है, मैं आप अपने बच्चे को यहां सिखाने क्यों लेके आए हो? इनको जड़ में कुदा दो। वो चला गया अंकल। अरे भाई चैलेंजिंग होना चाहिए, इसका मतलब ये थोड़ी है साला जोड़ में कूद जाओ। जब थोड़ा बहुत सीख जाओ, तब थोड़ा सा आप जाओगे। हमें वो स्विमिंग वाले टीचर ने एक चीज सिखा रखी थी कि स्टार्टिंग में आपको 3 फुट पानी में सिखाएंगे, आपको आगे नहीं जाना है। जैसे जैसे आगे जाओगे गहराई बढ़ेगी, आपको वहां जाना ही नहीं है। 3 फुट में जब सीख जाओगे तो फिर 4 फुट में स्विमिंग करवाएंगे, 4 फुट के बाद 5 फुट में, और 5 फुट के बाद डाइविंग सिखाएंगे 6 फुट में। और कहता वहां तक पहुंचने में हो सकता है आपको 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने भी लग जाए, बट स्टेप बाय स्टेप चलना। आप सोचो 3 फुट के बाद सीधा 6 फुट में कूद जाऊं, दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि उस 6 फुट पानी में अगर आप जमीन पे भी खड़े होने की कोशिश करोगे तो भी आपकी गर्दन बाहर नहीं आएगी, सांस नहीं आएगी। तो पॉइंट है बेटा। तो चैलेंजिंग का मतलब ये नहीं है कि औकात से बाहर चले जाओ, औकात से थोड़ा सा ज्यादा
बिल्कुल जो बाहर नहीं। ठीक है ना, तो ये वर्ड ध्यान रखने हैं। आगे आओ। ऑब्जेक्टिव दो तरह के होते हैं, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। मैंने थोड़ा सा आपको बताया था प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताया था ना। अब मुझे बताओ प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। क्या कोई बिजनेस नया आए और आते ही पहले साल प्रॉफिट हो जाए, ऐसे चांसेस है? नहीं सर। प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा क्या आती है? लॉन्ग टर्म में आती है। स्टार्टिंग में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मार्केट में सर्वाइवल, पैर रखने की जगह मिल जाए, क्योंकि जैसे ही मैं मार्केट में जगह रखूंगा कंपटीटर मेरे ऊपर टूट के पड़ेंगे, मुझे बिजनेस नहीं करने देंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सर्वाइवल। फिर स्टेबिलिटी। फिर आप सोच सकते हो ग्रोथ, कि धीरे धीरे हम ग्रोथ करेंगे। और ग्रोथ का मतलब प्रॉफिट नहीं होता। ग्रोथ का मतलब क्या? मेरी सेल थोड़ी अच्छी जाने लगी, अब मैं थोड़ा सा प्रॉफिट में आना शुरू हो जाऊंगा। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब है कि अब अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, इतना प्रॉफिट आ रहा है कि मैं अपने इन्वेस्टर को खुश कर सकूं। तो ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है। कंपिटिटिव पोजीशन पाना। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंपिटिटिव पोजीशन? मार्केट शेयर अच्छा खासा होना, ताकि मार्केट में मेरा नाम हो जाए। ह्यूज मार्केट शेयर, ह्यूज मार्केट शेयर। वही बात, नया बिजनेस है तो आपको कौन जानता है, तो आपका प्रोडक्ट जल्दी से बिकेगा थोड़ी। धीरे धीरे मार्केट में जब आपकी पहचान बन जाएगी, लोगों को लगेगा हाँ इनका प्रोडक्ट अच्छा है, क्वालिटी है, तो फिर मार्केट शेयर बढ़ेगा। पॉइंट। इंप्लॉय डेवलपमेंट, इंप्लॉय रिलेशनशिप। रिलेशन कभी भी शॉर्ट टर्म में नहीं बनता बेटा। आप चाहते हो कि आपके इंप्लॉय छोड़ के ना जाए, वो आपके लिए लॉयल रहे। ठीक है, आपके इंप्लॉयज की एफिशिएंसी बढ़े, तो इसमें टाइम लगता है। इंप्लॉयज को डेवलप करने में, उनके साथ रिलेशनशिप बनाने में हमेशा क्या होता है? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है। टेक्नोलॉजी लीडरशिप। हमारी टेक्नोलॉजी क्या हो? बेस्ट हो। तो बेटा मार्केट में अभी तो एंटर करा आपने, बेस्ट टेक्नोलॉजी। इसको मैंने क्या बताया? पायनियर। हमारी टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी हो, टेक्नोलॉजी लीडर बनना चाहते हैं हम। एप्पल, तो एप्पल पहली बार में एप्पल नहीं बन गया था, टाइम लगा था ना। पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर के बारे में सुना है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहता है, किस पे लगती है सीएसआर? सेक्शन 135 ऑफ द कंपनी एक्ट। जिस कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा हो, जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा हो, और जिसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा हो, तो बेटा पहले साल कर पाओगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। अरे पहले खुद के लिए तो कर ले, खुद तो प्रॉफिट में आ जा। जब खुद प्रॉफिट में आएगा तभी तो पब्लिक के लिए कुछ करेगा। भगवान सबका भला करे, शुरुआत हमसे करे। तो पहले खुद तो कमा लो, खुद का भला तो कर लो, उसके बाद गरीबों के पेट भरने की बात करना। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाद में आती है। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कम्स विद टाइम, एफिशिएंसी कम्स विद टाइम। तो ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं बेटा। ओके। इनमें टाइम फ्रेम नॉर्मली कितना होता है? 2 से 5 साल। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हम किसको बोलते हैं? जो नॉर्मली 2 से 5 साल के बीच में फॉल करते हैं। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? जो लॉन्ग टर्म नहीं है। ठीक है। कईयों का शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव आइडेंटिकल हो सकता है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के भी। ठीक है। इफ इफ ऑलरेडी परफॉर्मिंग। अच्छा, आपने ये सुना है मनी मेक्स मनी? हाँ, मनी मेक्स मनी सुना हुआ है। तो सर हमारी कंपनी नहीं है, और हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या था? हमें 5 साल में 100 करोड़ का टर्नओवर करना है, पहले 5 साल में। और हमने 5 साल में 100 करोड़ का टर्नओवर कर भी दिया। 1 करोड़ के टर्नओवर से शुरू हुए थे, और हमने 5 साल में 100 करोड़ का टर्नओवर कर दिया। अब कहते हैं अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? कहता अब ऑब्जेक्टिव है 100 करोड़ से कितने पे जाना? 200 करोड़ पे जाना। कहता कितने टाइम में? 1 साल में। 100 से 200। पहला 100 कितने में हुआ? तो पहला ऑब्जेक्टिव आपका क्या था? लॉन्ग टर्म। अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? 100 से 200। बट अब ऑब्जेक्टिव ये क्या है? शॉर्ट टर्म। तो अब आपका शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव किससे मिलता जुलता है? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव से है। बट अब ये शॉर्ट टर्म क्यों है? क्योंकि ये आप ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हो। ऑलरेडी मैं 100 करोड़ का टर्नओवर कर चुका हूं। अब मार्केट में मेरा नाम हो चुका है। अब मुझे पता है कि मुझे कैसे कस्टमर को अप्रोच करना है, मार्केटिंग स्किल सीख चुका हूं। अब मेरे इंप्लॉइज क्या है? एफिशिएंट है। इंप्लॉइज के साथ मेरी रिलेशनशिप क्या है? अच्छी है। आज की तारीख में बैंक से लोन लेने जाऊं तो मेरा बिजनेस 100 करोड़ का बिजनेस कर रहा है, मेरे को लोन क्या मिल जाएगा? इजीली मिल जाएगा। तो अब ये टारगेट अचीव करने में मुझे 5 साल नहीं लगने वाले। पॉइंट समझ में आया? तो ये समझो एग्जाम्पल इसका क्या रहेगा? फर्स्ट 5 ईयर्स में टर्नओवर कितना किया? 100 करोड़। ये टारगेट था। तो फर्स्ट 5 ईयर में कौन सा ऑब्जेक्टिव हो गया? लॉन्ग टर्म।
उसके बाद 6th ईयर में हमारा टारगेट क्या है, टर्नओवर को कितना करना, 200 करोड़ का करना। तो ये क्या हो गया, ये तो शॉर्ट टर्म हो गया, ये तो शॉर्ट टर्म हो गया। बट क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मैं टारगेट क्या कर चुका हूं, अचीव कर चुका हूं। तो आइडेंटिकल है, ग्रोथ, ग्रोथ करनी है, 100 करोड़ की ग्रोथ करनी है। ठीक बात है ना, ये एग्जांपल दे दिया इन्होंने जो मैंने आपको समझाया था। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव सर्व एज स्टेप टुवर्ड अचीविंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। एक वो एडवर्टीजमेंट आती है शराब की, स्मॉल स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ। देखिए कभी दारू की एडवर्टीजमेंट आती है, अब तो नहीं आती, बेसिकली वो है दारू की एडवर्टीजमेंट, वो सोडे की एड दिखाते हैं, क्योंकि दारू की एडवर्टीजमेंट करना अलाउड नहीं है ना, टीवी पे आती है। तो वो क्या दिखाते हैं, वो उसके अंदर वो बोलते भी है जो हीरो होते हैं कि स्मॉल स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ। कि मैं स्टार्ट हुआ था एक्टिंग की गलियों से और आज मैं सुपरस्टार बन गया हूं, तो मैं स्मॉल स्मॉल स्टेप आगे बढ़ता गया और मैं आज लार्ज बन गया हूं। तो वो इशारा भी करते हैं कि स्मॉल स्मॉल मिलाते रहो। तो बेसिकली वो एडवर्टीजमेंट दारू की कर रहे हैं। तो वही चीज है बेटा ये, कि स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्टिव अचीव करते जाओ, आपका लार्ज ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। तो इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स योर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। समझ में आ गई बात। आपने कहा 5 साल में प्रोडक्शन डबल करेंगे, 100 करोड़ का करेंगे, तो हर साल का एक स्टेप बनाना पड़ेगा ना। पहले साल हम टर्नओवर करेंगे 5 करोड़ का, अगले साल हम टर्नओवर करेंगे 25 करोड़ का, उससे अगले साल हम इसको लेके जाएंगे 50 करोड़ पे, उससे अगले साल हम लेके जाएंगे 80 करोड़ पे, उससे अगले साल हम इसको करोड़ का टारगेट अचीव कर लेंगे। तो 5 साल है ना, तो 5 साल में हर साल तो आएगा ना बीच में, तो उसे क्या हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। ठीक है। क्लियरली एस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव ऑफर, क्लियरली एस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव ऑफर्स मैनी बेनिफिट। अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। दे प्रोवाइड डायरेक्शन, किस तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे सर, अगर आपने अपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन करके किस तरह के बेनिफिट मिलेंगे, वही डायरेक्शन। अलाउ सिनर्जी, सिनर्जी का मतलब क्या होता है, गेन एडवांटेज। एड इन इवेल्युएशन, इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस, इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस, आप अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। ओके। एस्टैब्लिश प्रायोरिटी, रिड्यूस अनसर्टेनिटी, मिनिमाइज कंफ्लिक्ट, ठीक है, एटसेट्रा। एलोकेशन ऑफ रिसोर्स एंड डिजाइन फॉर दी जॉब, ये सारे आपके बेनिफिट है। ऑब्जेक्टिव अगर आपके क्लियर है तो मुझे ये पता है कि मुझे कितने रिसोर्स चाहिए और कौन सा बंदा क्या काम करेगा, प्रॉपर डिजाइन होगा और मैं अपनी परफॉर्मेंस को क्या कर सकता हूं, इवेल्युएट कर सकता हूं। इसको ऐसे याद करो, रिसोर्स एलोकेशन में हेल्प मिलेगी, कौन सा बंदा क्या काम करेगा मैं प्रॉपर तरीके से असाइन कर सकता हूं, और मेरी प्रायोरिटी क्लियर होगी कि क्या मुझे काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और कौन सा काम पहले करना और बाद में, और इसके बाद डायरेक्शन, और उसके बाद हम अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं। बस 5 चीजें याद कर लो। रिसोर्स को अरेंज कर सकता हूं, किसको क्या काम करना है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, प्रायोरिटी सेट हो जाएगी कि ये काम पहले करना है ये काम बाद में करना है, और हम सबको डायरेक्शन दे सकते हैं और लास्ट में अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हो गए। क्लियर। लास्ट, वैल्यूज। मैंने आपको वैल्यूज के बारे में बेसिक बात क्या बताई थी, वैल्यू का मतलब वो प्रिंसिपल जो डीप रूटेड है, जिससे हम जुड़े होते हैं। डीप रूटेड का मतलब जिससे हम जुड़े हैं, जिससे हमारा बिजनेस जुड़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा अगर बताओ पौधे की रूट अगर हट जाए तो पौधा खत्म। अच्छा कोई पेड़ है, उस पेड़ की रूट निकाल दी तो पेड़ खत्म। अच्छा उस पेड़ की टहनियां काट दी, कुछ नहीं होगा, दोबारा उग जाएंगी। क्यों, इट इज रूटेड टू अर्थ। तो जो मिनरल्स वगैरह, जो पावर वगैरह उसको चाहिए वो मिल रही है, बट अगर जड़ से उखाड़ दिया तो उसको पावर मिलनी बंद हो जाएगी। तो जिस चीज के कारण आप जाने जाते हो, जिसके कारण आपकी वैल्यू होती है, वो चीज आपको मेंटेन करके रखनी चाहिए। और अगर आपने वही मेंटेन नहीं करी, आपके बिजनेस में वही चीज मेंटेन नहीं करी, तो आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। ये बिजनेस एनवायरनमेंट है ना बेटा, आंधी है। अगर आपकी रूट मजबूत है तो ये आंधी आपको, आपकी टहनियां तो तोड़ सकती है, यानी कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत नुकसान तो हो सकता है, बट इफ यू आर डीप रूटेड तो आपका बिजनेस दोबारा फ्लोरिश हो जाएगा। बट अगर आपकी रूट ही कमजोर है तो आंधी के साथ गया। जब ये जियो की आंधी आई, मेजर कंपटीटर मार्केट में एंटर हो गया टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, तो इस आंधी के अंदर जिनका बिजनेस डीप रूटेड नहीं था वो उड़ गए, जिनका बिजनेस डीप रूटेड नहीं था वो उड़ गए।
एयरसेल, एयरसेल कंपनी थी, ठीक है। टाटा डोकोमो, ठीक है, बताया था ना। आरकॉम, ये उड़ गए, बट एयरटेल खड़ा रहा। वोडाफोन और आइडिया ने एक दूसरे को सपोर्ट दे दिया, इसलिए वो खड़े रहे, और आज देखो वो सरवाइव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। एयरटेल तो अभी भी ग्रोथ कर रहा है, वोडाफोन और आइडिया सर्वाइवल मोड पे चल रहे हैं, उनकी आउटस्टैंडिंग बहुत खड़ी है गवर्नमेंट की ड्यूज की। इस कारण, क्यों? क्योंकि उनके पास कस्टमर बेस था, कस्टमर को उनके पर एयरटेल पे भरोसा है, वोडाफोन पे भरोसा है कि इनका जो सिम है, इनका जो नेटवर्क है अच्छा है। एयरसेल का नेटवर्क ही अच्छा नहीं था, वीडियोकॉन का नेटवर्क ही अच्छा नहीं था, ठीक है। टाटा डोकोमो के पास कस्टमर बेस बहुत ज्यादा नहीं थे, तो इसलिए जब कोई इनकी वैल्यू ही नहीं कर रहा, ठीक है, कि कस्टमर उनके पास जा ही नहीं रहा था, तो फिर वो उड़ गए बेटा। पॉइंट समझ में आया थोड़ा थोड़ा? तो बेसिकली ये वैल्यू सिर्फ कस्टमर को नहीं देनी, क्योंकि बिजनेस सिर्फ कस्टमर से नहीं चलता। बिजनेस के लिए क्या चाहिए? 5M, ठीक है, मैन, मटेरियल, मनी, मशीन एंड मार्केट। तो इसमें मैन भी है बेटा। अगर आप अपने इंप्लॉइज की वैल्यू नहीं करोगे तो इंप्लॉय भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा, और अगर इंप्लॉय आपकी कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, तो आपके बिजनेस को नुकसान होगा। अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बड़ा है कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो उसमें इंप्लॉय क्या होगा? टीचर क्या होगा? टीचर क्या होगा? टीचर उनकी मेन वैल्यू है, और अगर वो टीचर चला गया तो उसकी जड़ हिलेगी या नहीं हिलेगी? हिलेगी बेटा। टीचर क्यों जाएगा? जब टीचर को वैल्यू ना मिल रही हो। अच्छा, टीचर को वैल्यू क्यों नहीं मिल रही? टीचर वैल्यू में क्या चाहता है? सिर्फ रिस्पेक्ट? ना ना ना, सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं, पैसा भी चाहिए। अगर आप टीचर को पैसा टाइम पे नहीं दे रहे, अगर आप टीचर को पैसा टाइम पर तो दे रहे हो बट पैसा कम दे रहे हो जितना वो डिजर्व कर रहा है, तो बेटा वो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उनकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, और वैल्यू नहीं करोगे तो खत्म है कहानी। स्टूडेंट क्या है उनके लिए? कस्टमर। बट अगर स्टूडेंट को परेशान करोगे, सिलेबस टाइम पे नहीं खत्म करवाओगे, ठीक है, बार बार आप उनको हैरेस करोगे, तो स्टूडेंट अगली बार आएगा क्या? नहीं आएगा। जब स्टूडेंट ही नहीं आएगा, जब तुम उसकी वैल्यू नहीं करे, तो स्टूडेंट तुम्हारी वैल्यू क्यों करेगा? तो ये एग्जांपल है, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट इन चीजों में डूबे हुए बेटा, ठीक है। जैसे अगर आप बाइजू वगैरह की बात करो, बाइजूस ने कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट टेक ओवर कर लिए थे, बट नहीं चले, वैल्यू ही नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे। मीनिंग देखो, कंपनी वैल्यूज सेट द टोन फॉर हाउ द पीपल थिंक एंड बिहेव। तो जो पीपल है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे बिहेव करेंगे। यहां पर पीपल का एग्जांपल क्या है? कस्टमर। यहां पर पीपल का एग्जांपल है एम्प्लॉई, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं और हमारे साथ कैसा बिहेव करते हैं, ठीक है। स्पेशली इन द सिचुएशन ऑफ डिलेमा। डिलेमा का मतलब जब हम दुविधा में होते हैं, तो कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन हमें छोड़ के जाएगा। ओके, इट क्रिएट द सेंस ऑफ शेयर्ड पर्पस टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड फोकस ऑन लॉन्गेटिविटी। आप चाहते हो कि आपका बिजनेस जो है, आपकी बिजनेस की सक्सेस जो लॉन्ग टर्म तक मिलती रहे, तो भैया ये वैल्यूज बहुत जरूरी है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हो, ये बहुत जरूरी चीज है, वैल्यू, ठीक है। वैल्यू रिमेन द सेंटर, इट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ विजन, मिशन एंड गोल। आपका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव सपोज करो प्रॉफिट करना है, प्रॉफिट कमाना है, बट उस प्रॉफिट में कस्टमर को भी तो बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है। उस बेनिफिट में इंप्लॉय को भी तो बेनिफिट मिलना चाहिए, उस बेनिफिट में गवर्नमेंट को भी तो बेनिफिट मिलना चाहिए, सोसाइटी को भी तो बेनिफिट मिलना चाहिए, नहीं तो आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म तक सक्सेसफुल नहीं रहने वाला, ठीक बात है। ओके, इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यूज क्या हो सकती है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल का एग्जांपल बताओ, इंप्लॉय, अंदर के लोग। आपने क्या कहा? ये वो पीपल है जो आपके बारे में क्या सोचते हैं और कैसे बिहेव करते हैं, या आप उनके बारे में क्या सोचते हो और कैसे बिहेव करते हो। तो इंटरनल का एग्जांपल इंप्लॉय, एक्सटर्नल का एग्जांपल बताओ, कस्टमर, गवर्नमेंट, कंपटीटर एटसेट्रा। इंप्लॉय प्रेफर टू वर्क विद एम्प्लॉयर हुज वैल्यू रेसनेट विद देम। रेसनेट का मतलब, रेसनेट वर्ड किससे आया? रैशनलाइजेशन, जस्टिफाई, रीजनेबल। जिनका बिहेवियर, जिनकी वैल्यूज आपके साथ क्या हो? रैशनलाइज हो। मतलब जितना मैं काम करता हूं ना, मेरे काम के अकॉर्डिंग मेरे को पे मिलती है। अगर जिस दिन इंप्लॉय को ये फील होने लगा कि मेरे से काम ज्यादा करवाते बट मेरे को पे क्या देते हैं? कम देते हैं, तो इंप्लॉय छोड़ के चला जाएगा बेटा। उनको वैल्यू नहीं मिल रही। मैं तो तुम्हें वैल्यू क्या दे रहा हूं? ज्यादा दे रहा हूं, मैं तो काम ज्यादा कर रहा हूं, बट तुम मुझे सैलरी के नाम पे वैल्यू क्या दे रहे हो? कम दे रहे हो। तो वो काम करेगा क्या तुम्हारे साथ? नहीं करेगा, चला जाएगा। once they the ones they can relate in their daily work and personal life, ठीक है, डेली लाइफ में और पर्सनल लाइफ। अच्छा, एक चीज समझो,
जो ये बिग फोर वगैरह होते हैं, तो ना किसी से बात करके देखोगे ना सीए से कि यार बिग फोर में कॉर्पोरेट कल्चर कैसा है, कहता है यार बहुत बेकार है, काम बहुत करना पड़ता है। अच्छा, जब इंप्लॉई ये बात बोलेगा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट बिग फोर, तो बिग फोर का इंप्लॉई कह रहा है कि भाई टॉक्सिक है, टॉक्सिक, काम का बर्डन बहुत है। तो आपको क्या लगता है ये बात एम्प्लॉयर के कान में नहीं जाएगी कि हमारे इंप्लॉई हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं? जाएगी ना, जाएगी। तो बिग फोर की जो मैनेजमेंट है ना, वो कहती है टाइम टाइम इनसे मीटिंग करके समझाती रहती है कि आई नो काम का बर्डन ज्यादा है। क्यों है? कि हमारे पास बड़ी कंपनीज है, हमारे क्लाइंट को ना बड़े हैं, तो बड़ी कंपनीज का काम क्या होगा, ज्यादा होगा। और हमेशा गवर्नमेंट की एक डेडलाइन होती है कि हमें ऑडिट रिपोर्ट इस तारीख तक चाहिए, तो हमें डेडलाइन से पहले वो काम क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा, इसलिए काम का बर्डन ज्यादा है। बट बिग फोर वाले सबसे ज्यादा पैकेज देते हैं बेटा। वो पैकेज क्यों दे रहे हैं? कि हाँ हम तुमसे काम करवा रहे हैं, बट पैकेज, सर व्हाट अबाउट आवर पर्सनल लाइफ, ये बात है। 5 डेज अ वीक की जॉब होती है बेटा बिग फोर में, 5 डेज अ वीक की जॉब होती है, 2 दिन तुम्हें दिए पर्सनल लाइफ के। और पीक सीजन में हो सकता है ये 2 दिन भी ना मिल पाए। बट जैसे ही आपकी ये पीक सीजन ओवर होता है, तो कंपनी की मैनेजमेंट क्या करती है, पूरा प्लेन बुक करती है, पूरा प्लेन। और इंप्लॉइज को क्या कहती है, चलो प्लेन में, कहां चले, गोवा, 5 दिन छुट्टी, खर्चा खाना पीना रहना सब किसका, कंपनी का, चलो पार्टी करते गोवा पे, इतना बर्डन झेला है, चलो एंजॉय करते हैं। अब बताओ, तो वर्क लाइफ क्या कर रहे हैं आपकी, मैनेज कर रहे हैं किसके साथ, पर्सनल लाइफ के साथ। अगर कोई एम्प्लॉयर ऐसा करता है तो वहां पर काम करने में मजा आएगा, पैसा भी दे रहा है, चलो काम का प्रेशर है, ऑब्वियस सी बात है, बट बाद में वो प्रेशर रिलीज करने में भी आपकी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ठीक बात है ना। बिग फोर वगैरह जो होती है ना, वो आपको क्या करते हैं, एक ऑफर देते हैं, बिग फोर नहीं, जितनी बड़ी कंपनी होती है, कि बेटा कार खरीद लो, आने जाने में बड़ी तकलीफ होती है ना तुम्हें, तुम खुद की कार खरीद लो। आपको सर इतना पैसा थोड़ी कमा रहा हूं मैं तो अभी 10-12 लाख रुपए कमाता हूँ, और 10-12 लाख रुपए में फिर मेरा फ्लैट का किराया भी जाता है, ठीक है, बीवी बच्चे हैं उनका खर्चा भी है। कहते बिल्कुल पता है बेटा, एक काम करो आप कार खरीदो, कार की आधी कॉस्ट हम बियर करेंगे, आधी आपकी, प्रोवाइडेड आपको 3 साल कम से कम क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। 3 साल बाद गाड़ी आपकी, आधा लोन आप भरो, आधा लोन हम भरेंगे। और कभी कंपनी क्या कहती है, काम करो 5 साल काम करो, गाड़ी आपकी, सारा किस्त हम भरेंगे। हाँ 5 साल से पहले छोड़ के चले गए तो गाड़ी के पैसे ले लेंगे। तो दाव कितनी अच्छी वैल्यू दे रहे तुम्हें, होता ही ऑफर बिल्कुल मेजर। और दूसरा कौन सा आ गया, दूसरा एक्सटर्नल में क्या आ गया, कंज्यूमर यानी कि कस्टमर। कस्टमर से दैट दे विल प्रेफर, कस्टमर प्रेफर टू बाय प्रोडक्ट एंड सर्विस फ्रॉम कंपनी दैट हैव अ पर्पस दैट रिफ्लेक्ट देयर ओन वैल्यू एंड बिलीफ सिस्टम। क्वालिटी, एग्जांपल क्वालिटी, हमें भरोसा है इस कंपनी पे, इनका प्रोडक्ट बेकार नहीं होगा। ठीक बात है ना। अच्छा, जब कपड़े खरीदने जाते हो तो ब्रांडेड कपड़े क्यों खरीदते हैं लोग, भरोसा है इनका जो फैब्रिक है वो क्या होगा, अच्छा होगा। मार्केट में कई लोकल दुकानदार भी होते हैं, होते ना, बट है ना, कई कई लोगों का विश्वास एक दुकानदार पे बना होता है कि यार उसकी दुकान पे चलते हैं, कहते हैं कि उसका उसका स्टफ अच्छा होता है, वो रेट भी ठीक लगाता है, ऐसा कहता है ना। मार्केट में कई कई दुकान हलवाई होते हैं, ठीक है ना, हम उनसे मिठाई क्यों खरीदते हैं, किसका सामान क्या है, अच्छा है। नहीं तो मार्केट में तो आजकल नकली मिठाइयां भी बहुत आती है, बट इसका अच्छा है। दूध वाला, हमारे घर पे दूध वाला आता है, हम पैकेट वाला दूध नहीं लेते, दूध वाले से ही ले रहे हो। और जब से हिसार आए हैं ना बेटा, हमें लगभग कितने साल हो गए, हम आए थे हिसार में 1998 में आए थे, 98 के लास्ट में, ठीक है, तब से वो दूध वाला भी बंदा चल रहा है हमारा। क्यों, भरोसा उस पर। उसके कई दूध वाले आते हैं कि हमारा हमारा दूध ट्राई करके देखो, हम ज्यादा बढ़िया दूध देंगे भाई, हमारा बढ़िया चल रहा है। ठीक है ना, बिलीफ सिस्टम पे चलता है। ये एग्जांपल दे दिए आपके लिए, होमवर्क है, ठीक है। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, तो ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, इसमें ये होस्टाइल बताया था ना, ये आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है। ये होस्टाइल है, बहुत ज्यादा होस्टाइल है, इसमें चेंजेस होते हैं, और कई बार चेंजेस हमारे फेवर में और कई बार फेवर में नहीं होते हैं। ये आंधी, ठीक है, इस आंधी का नाम क्या, जियो टेलीकॉम। और इस आंधी के अंदर कुछ पेड़ तो आज भी खड़े हैं, एयरटेल,
ठीक है, वोडाफोन, पीआई, वोडाफोन आइडिया, ये आज भी खड़े हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जड़ें मजबूत है सर, इनकी जो जड़ें है ना ये मजबूत है, इनके कस्टमर का भरोसा है कंपनी पर, इनके एम्प्लॉइज इनको छोड़ के नहीं गए, डीप रूटेड है, इसलिए नहीं उखड़े। कौन उखड़ गया इस जियो टेलीकॉम के आंधी के अंदर? इसमें उखड़ गए कुछ पेड़, जैसे कि एयरसेल, एयरसेल, टाटा डोकोमो एटसेट्रा उखड़ गए। क्यों? क्योंकि इनके पास कस्टमर बेस ज्यादा था ही नहीं, कस्टमर बेस इनके पास क्या था, कम था। तो जैसे ही एनवायरनमेंट में कोई नेगेटिव चेंज आएगा, कोई थ्रेट आएगी, तो उसी टाइम आपकी ऑर्गेनाइजेशन उड़ जाएगी। इसलिए जड़ें जमाना बहुत जरूरी है। इनकी रिस्पेक्ट करो, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, गिव वैल्यू टेक वैल्यू। कस्टमर क्या चाहता है, बढ़िया प्रोडक्ट, तो बढ़िया प्रोडक्ट दो। फिर एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंज भी आएगा, कंपटीटर भी आएगा, तो भी तुम्हारे बिजनेस पे ज्यादा फर्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कस्टमर तुम्हारा है, उसकी लॉयल्टी तुम्हारे लिए है। इंप्लॉय क्या चाहता है, यार काम के हिसाब से पैसे दो, और हमारी पर्सनल लाइफ भी हमें क्या करनी है, बैलेंस करनी है। ये नहीं कि सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, पर्सनल लाइफ हमारी जीरो हो जाए। ठीक है, ये चीजें बड़ी जरूरी है, तभी वो आपकी वैल्यू करेगा। आज के लिए इतना काफी है। लो जी, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।